आज का यह व्याख्यान वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विश्लेषण करने के प्रयास में तीसरा व्याख्यान है। पहले दो व्याख्यानों के दौरान आपने देखा कि जब भी कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश के दौरान आप जिस तरीके से सोचते हैं उसी तरह के समाधान तक पहुंचते हैं। परंपरागत तरीके से सोचने वाले लोग अंधविश्वासों के चलते असफल हो जाते हैं और वैज्ञानिक तरीके से सोचने वाले लोग तर्क सम्मत प्रयासों के चलते सफल हो जाते हैं। इस दृष्टिकोण को जब मानवता के इतिहास पर आरोपित किया गया तो उसका नाम पड़ा ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद और परंपरागत तरीके से धार्मिक दृष्टि से सृष्टि का मूल्यांकन करने वाला दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि मानवता सतत विकसित होती रही है और विकसित होते होते आज की आज की स्थिति तक पहुंची है। धार्मिक दृष्टिकोण यह मानता है कि जो शुरुआती कालखंड था वह सबसे विकसित था और आज का जो दौर है वह सबसे पतित दौर है। परंपरागत दृष्टिकोण ने समूचे इतिहास को 4 टुकड़ों में तोड़ा। एक टुकड़ा जो सबसे पहले बताया गया उसे कहा गया कि वह सतयुग था, वह सबसे अच्छा था। उससे कम अच्छा त्रेता, उससे कम अच्छा द्वापर, उससे कम अच्छा कलयुग। और इस रूप में सतयुग सबसे अच्छा और कलयुग सबसे बुरा माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह मानता है कि मानवता का विकास एक दिन में एक साथ ईश्वर द्वारा समूची सृष्टि के बनाने से नहीं हुआ, बल्कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति से लेकर के मनुष्य के निर्माण तक एक लंबी प्रक्रिया चली विकास की, और उस विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पुरुषाभ वानर जो अस्तित्व में आया उसने और ज्यादा विकसित होने के बाद आदि मानव की रचना किया। हमारी आज की बातचीत आदि मानव से शुरू होगी। आदि मानव जब धरती पर आया तो उसके पास जो परिवेश और जो परिस्थिति उपलब्ध थी उसने अपने इर्द गिर्द एक व्यवस्था कायम किया, एक समाज बनाया। उस समाज का
हम एक काल्पनिक विवरण प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे जिससे आप समझ सकें कि शुरू में मनुष्य की पहली व्यवस्था कैसी हुआ करती थी। उसे कहते हैं आदिम कबीलाई व्यवस्था। आदिम माने सबसे पुरानी, कबीलाई माने कबीलों में रहने वाली। कबीला माने झुंड, छोटे छोटे समूह। और उस व्यवस्था में मनुष्य की पहचान चूंकि उसकी मां से होती थी, इसलिए उसका नाम पड़ा मातृ प्रधान। आदिम कबीलाई मातृ प्रधान। और चूंकि उस कबीले में किसी के द्वारा किसी तरह से कोई शोषण नहीं होता था, पूरी व्यवस्था समता पर टिकी हुई थी। उसका सूत्र था कि व्यक्ति से उसकी क्षमता भर समूह के हित में योगदान लिया जाए और व्यक्ति को उसकी आवश्यकता भर अवश्य दिया जाए, वरना उसका अस्तित्व में बने रहना असंभव है। इस रूप में उसे साम्यवादी व्यवस्था भी कहते और मानते हैं। तो उसका पूरा नाम बन गया आदिम कबीलाई मातृ प्रधान साम्यवादी व्यवस्था। उसकी रूपरेखा देखिए कैसी व्यवस्था थी। मनुष्य प्रकृति के ज्यादा करीब था। पहले वह झुंड में एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता था। बाद में उसने जब खेती शुरू किया तो बस्तियां बसाना शुरू किया। शुरुआती दौर को यूथचारी व्यवस्था कहते हैं। यूथ माने समूह, चारी माने चलने वाला, समूह में चलने वाली व्यवस्था। तो मानवता का समूचा विकास पानी के साधनों के करीब हुआ, क्योंकि जहां पानी रहेगा वहीं जीवन अपेक्षाकृत सहज ढंग से जिया जा सकेगा। अब उसके आहार का स्वरूप क्या था? तो निश्चित तौर पर जंगलों में मिलने वाले पौधों पर उपलब्ध फल और जंगलों में मिलने वाले जंतुओं का मांस, पानी में मिलने वाली मछलियों का मांस, यह उसके भोजन का हिस्सा बनाता था। तब मनुष्य ने आग जलाना नहीं सीखा था, इसलिए उसे कच्चा ही खाना पड़ता था। और उस स्थिति में मनुष्य के पास हथियार के रूप में क्या था जिससे वह अपना शिकार करे या अपनी हिफाजत करे? तो उसके पास पेड़ों के डालों के, लकड़ियों के अनगढ़ टुकड़े और पत्थरों के अनगढ़ टुकड़े, जो भी पत्थर का टुकड़ा छोटा बड़ा वह उठा सकता था, उसके सहारे वह अपना शिकार भी करता था और अपनी हिफाजत भी करता था। लकड़ी का कोई भी डंडा उसने तोड़ लिया या पा गया या कैसे भी जुट गया तो उसको गढ़ने, छीलने, लाठी जैसा बनाने भर को उसके पास कोई औजार नहीं था। उसको तोड़ ताड़ करके हिलाने डुलाने चलाने लायक बना करके उससे वह काम लेता था।
इस स्थिति के चलते उस कालखंड को पुरा पाषाण काल कहते हैं। पुरा माने प्राचीन, पाषाण काल माने पत्थर का युग। उस दौर का आदमी पत्थर के अनगढ़ टुकड़ों और लकड़ी के अनगढ़ टुकड़ों से अपने लिए हथियार का काम लेता था। अब उसके जीवन के लिए जो दूसरा जरूरी पक्ष था वह था सभी लोगों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी और जो जिंदा रहने लायक नहीं है वह मर जाएगा। अगर युद्ध है तो आपके पास दो ही विकल्प हैं, या तो मार दीजिए या तो मर जाइए। शिकार करने निकले हैं तो या तो शिकार को मार दीजिए या तो जिसका शिकार करने निकले हैं वह पशु आपको मार देगा। तो उस स्थिति में कबीले का हर सदस्य स्वाभाविक तौर पर एक दूसरे के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला करके जिंदा रहने के लिए बाध्य था, क्योंकि एक एक सदस्य की उपस्थिति से समूह की ताकत बढ़ती थी और एक एक के न रहने से उसकी ताकत कम होती। तो उस दौर का इंसान अपने युद्ध अभियान में और अपने आहार की खोज में भटकता रहता था। इस भटकने के दौरान उसके आसपास होता क्या था? वो देखता था कि अचानक जंगल में आग लगी और पूरा जंगल धू 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 करके जलने लगा। वो देखता था कि अचानक पानी बरसना शुरू हुआ और इतना पानी कि उसको समझ में नहीं आता था कि ये पानी क्यों और कितना और कब तक बरसेगा। आग लगी तो कैसे लग गई उसका उसे अंदाज नहीं था। तो चाहे बाढ़ हो, चाहे पानी हो, चाहे आग हो, इन सभी को वह समझता था कि ये कोई विशेष ताकत वाली चीजें हैं, विशेष शक्ति वाली चीजें हैं और इनकी उसने पूजा करना शुरू किया। सोचता था कि इनकी पूजा करने से मेरे लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित परिस्थिति बन सकेगी। ये गुस्सा नहीं करेंगे, आग का देवता, पानी का देवता, वर्षा का देवता अगर गुस्सा न करें तो शायद मैं ज्यादा सुरक्षित रह सकूं। क्योंकि देखता था कि वो सारा का सारा जल जाता था या सारा का सारा बह जाता था। अब इस परिस्थिति को, पूजा की इस पद्धति की इस परिस्थिति को प्राकृतिक शक्तियों की पूजा का दौर कहा गया। मनुष्य ने अपने लगातार भटकते रहने के दौरान ध्यान दिया तो उसने पाया कि कुछ घासों के बीज जमीन पर गिर जाते हैं तो उनमें से फिर से वो घास उग जाती है और जिस इलाके के घासों को जानवर खा चुके होते हैं
दूसरे इलाकों की तरफ बढ़ चुके होते हैं, उस इलाके में भी इस तरह का गिरा हुआ फिर अचानक वो देखता था कि उग गया है। मनुष्य के इसी लगातार निरीक्षण करने की क्षमता ने, प्रकृति का अवलोकन करने की, बारीकी से देखने की क्षमता ने उसकी सोचने की क्षमता को विकसित किया। जब उसने देखा, सोचा, तो कोशिश किया। उसने कुछ ऐसी घासों के फल को लिया, उसको बिखेर दिया, तो देखा कि ये भी उग गया। तो इस तरह से धीरे धीरे करके खेती की शुरुआत हुई। जिन जानवरों को पहले वह शिकार के दौरान मार के खा जाया करता था, तो उसने सोचा कि अगर इसको हम किसी तरह से पकड़ पाते तो आज खाने के बाद जिस दिन हमको शिकार नहीं मिलता है उस दिन भूखे रहना पड़ता है, तो उस दिन के लिए भी काम ले आते। तो उसने जिंदा शिकारों को पकड़ना भी शुरू किया। जो मर जाते थे, जो जिंदा पकड़ में आ जाते थे उनको भी पकड़ना शुरू किया। अब इस पकड़ का परिणाम हुआ कि उसने पशुओं को पालना शुरू किया। तो खेती और पशु पालन, ये दो उपलब्धियां मनुष्य के साथ जुड़े। पशुपालन करने वाले मनुष्य ने अपने पशुओं को रहने के लिए जो बाड़ा बनाया, लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे गाड़ करके कुछ ऐसा स्थान घेर घार करके बनाया जिसमें उन सारे पशुओं को इकट्ठा करके रखा जाए और वो अचानक भाग न जाए। तो अचानक जंगल की आग के दौरान जब सब कुछ जल जाया करता था, तो उसको जिंदा ताजा कच्चे गोश्त की तुलना में कभी कभी मजबूरन जला हुआ गोश्त भी खाना पड़ता था, जले हुए फलों को भी खाना पड़ता था। तो उसने पाया कि ये जला हुआ का स्वाद कच्चे के स्वाद की तुलना में थोड़ा भिन्न है। और फिर जो उसने पूरी मड़ई बनाई पशुओं के रखने की, उस पूरी मड़ई में आग लगाना शुरू किया कि उसके अंदर जितने भी जानवर रहे वो जल करके। आग की खोज एक ऐसी परिस्थिति थी जिसने मनुष्य को प्रकृति की शक्तियों का स्वामी बनने की तरफ पहला कदम की उपलब्धि दे दिया। पहले आग कैसे लगती थी? जब जंगल में एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी रगड़ती थी तो आग लग जाती थी। तो आदमी ने लकड़ी को लकड़ी से रगड़ने की कोशिश किया और जब लकड़ी से लकड़ी को रगड़ करके उसने आग पैदा कर लिया, तो फिर उसने पत्थर को पत्थर से टकरा करके भी आग पैदा करने की कोशिश किया और उस प्रक्रिया में उसे मिला चकमक पत्थर। तो जब तक माचिस का आविष्कार नहीं हो गया था तब तक आग जलाने का जरिया चकमक पत्थर ही हुआ करता था। क्लियर? तो जब आग जलाना बहुत मुश्किल था, बहुत रगड़ना पड़ता था, मेहनत करना पड़ता था, तब उसमें से धीरे धीरे करके लकड़ी गर्म होती थी, सूखे पत्ते जलते थे और आग पैदा हो जाती थी।
आदमी को आग की ताकत के बारे में धीरे 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 करके पता चला कि आग उसको दूसरे जंगली जानवरों से बचाती है। रात में अगर आग जला के रखी जाए तो वहां आसपास जानवर नहीं आते हैं। आग उसको गर्मी देती है, आग उसको भुना हुआ गोश्त देती है, और लड़ाई के दौरान दूसरे कबीले का पूरा कबीला वह आग लगा करके फूंक दे सकता है। तो युद्ध में, शिकार में, भोजन में, हर जगह उसने आग की ताकत को पहचाना। और एक बार जल गई आग को कैसे जलती रहे इसके लिए प्रयास किया। तो आग बुझने नहीं पाती थी, आग जला दी जाती थी और उसको लगातार जलता हुआ बनाए रखा जाता था। यहां तक कि जब कबीला एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो अपने साथ अपने कुल की आग, अपने खानदान की आग भी लेके जाता था, और जगह जगह जहां भी वो रहता था उस आग को जलाए रखता था। तो आग की पूजा करने वाले लोग विकसित हुए, और आग की पूजा के परिणाम स्वरूप यज्ञ और उसका समूचा कर्मकांड बनता चला गया। तो आपने देखा कि आदिम कबीलाई समाज पहले घूम करके शिकार करता था, बाद में उसने जानवरों को पकड़ना, जानवरों को पालना, खेती करना शुरू किया। हथियार के तौर पर उसके पास अभी अनगढ़ पत्थर और अनगढ़ लकड़ी के टुकड़े थे, लेकिन जब उसने पत्थर से पत्थर रगड़ करके आग जलाने तक की यात्रा किया तो उस दौरान उसको पत्थर को घिसने का, छीलने का, तराशने का मौका मिला। तो लगभग अगल बगल का दौर है, वह भी हजारों हजार साल के बीच का है, कि जब आदमी ने आग की खोज किया और अपने हथियारों को और बेहतर बनाया, तराशा। तो इस काल को कहते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल का मनुष्य ज्यादा विकसित हो गया था, वह आग जलाना सीख चुका था। उसने अपने हथियारों को पत्थर के कुल्हाड़े, पत्थर के भाले, पत्थर के चाकू, पत्थर की गदाएं, लकड़ी और पत्थर के दो टुकड़ों को आपस में बांध करके, किस चीज से बांध करके? चमड़े की रस्सी से या पेड़ों की मजबूत लताओं से। दो ही उपलब्ध था तब मनुष्य को, या तो चमड़े का टुकड़ा फाड़े और उससे बांधे, या तो पेड़ों की लताओं को। तो उसने इस तरह के एक लकड़ी का टुकड़ा अलग हथियार हुआ करता था पूरा पाषाण काल में, और पत्थर का टुकड़ा अलग हथियार हुआ करता था। उत्तर पाषाण काल में आकर के क्या हुआ कि लकड़ी और पत्थर दोनों को जोड़ के उसने हथियार बना लिया। अब देखिए, दो अलग अलग तरह की चीजों को जोड़ देने की क्षमता और अपने हथियारों को और सुंदर बना लेने की क्षमता। उसने जो अपना बाड़ा बनाया, जो अपनी बस्ती बसाई, उसके लिए उन्हीं पत्थर के हथियारों से, लकड़ी के हथियारों से और आग से उसने पेड़ों के टुकड़ों को काटा, तराशा और बस्ती बसाई। क्लियर?
एक चीज यहीं पे आप जान लें कि जब उसने जानवरों को पालना शुरू किया तब प्रकृति का एक जानवर ऐसा था जिसको आदमी ने गुलाम नहीं बनाया, जिसने खुद ब खुद आदमी की गुलामी को एक्सेप्ट किया। और आज तक गुलामी का प्रतीक वही जानवर माना जाता है। कौन सा जानवर है? कुत्ता। कुत्ते को आदमी ने गुलाम नहीं बनाया, बाकी सारे जानवरों के गले में पट्टा डालना पड़ा। पट्टा हटा दीजिए, भाग जाएगा। लेकिन कुत्ता ऐसा जानवर था जिसने आदमी का साथ जब पकड़ा तब से लेके अब तक आदमी के साथ बना हुआ है। अब कुत्ते की गुलामी की, अपने मालिक का हित करने में, दूसरे जानवरों का शिकार करने में मदद करने की भूमिका के चलते उसको नफरत का पात्र माना गया है। लेकिन फैज अहमद फैज ने कुत्ते पर एक ऐसी कविता लिखी जिसमें उन्होंने इस नकारात्मक बिंब को पलट करके उसकी सकारात्मक प्रगतिशील भूमिका का चित्रण कर दिया। एक सक्षम कलमकार किसी भी चीज को, किसी भी बिंब को अगर उठाता है, छूता है, तो उससे जैसा चाहता है वैसी कृति ढाल सकता है। इस रूप में फैज की कुत्ता वाली कविता भी अद्वितीय रचना है। हम लोग बात कर रहे थे कि आदमी ने जब जानवरों को पालना शुरू किया तो सारे जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो उसने देखा कि ये जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, हमको ये दूध अगर मिल जाए तो जानवरों का इस्तेमाल वो किस लिए करता था? गोश्त के लिए, दूध के लिए, ऊन के लिए, चमड़े के लिए। ठीक है? और अपना सामान ढोने के लिए। तो आप देखेंगे कि जितने भी देवी देवता हैं सभी के सभी किस चीज पर खुद को ढोते हैं? जानवरों पर। यानी यह उस काल की कल्पना है जब आदमी ने जानवरों को अपना गुलाम बना लिया और उन पर अपना सामान ढोना शुरू कर दिया था। स्पष्ट है? उसके पहले के आदमी के पास ऐसे देवी देवताओं की कोई जरूरत, कोई संभावना नहीं थी। यहीं रुक करके एक चीज सोचने की जरूरत है। अभी पिछले दिनों देखने को मिला, किसी ने सोचा और बता दिया। आदमी सोचता है, कोई एक आदमी कोने में बैठ के सोचता है आज की दुनिया बहुत तेज भागती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। तो उसने बताया क्या कि सभी जानवरों को देवताओं के वाहन के रूप में दिखाया गया, चूहे से लेकर के शेर तक, हाथी से लेकर के गधे तक। लेकिन डायनासोर को किसी देवता के वाहन के रूप में नहीं दिखाया जा सका, जबकि डायनासोर इस धरती का सबसे बड़ा जानवर था। ऐसा क्यों?
डायनासोर हर जगह था। इसलिए कि जब डायनासोर का कालखंड था तब इन देवी देवताओं का आविर्भाव नहीं हुआ था, इनका आविष्कार नहीं किया गया था। डायनासोर से लड़ने वाला आदमी, उसको किसी देवता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं थी। वो अपने झुंड की, अपनी टीम की ताकत के सहारे, सोचिए, सारे जानवरों को खाने वाले डायनासोर को आदमी खा गया। और जब डायनासोर का दौर खत्म हो चुका था, उसके बहुत बाद बचे खुचे जानवरों के सहारे देवताओं को अपनी सवारी करनी पड़ी। स्पष्ट है? हिमयुग की कल्पना है कि धरती पर बार बार हिमयुग आया और हिमयुग के चलते डायनासोर खत्म हुए। वो एक अलग विषय है। आपको अभी केवल जानवरों की सवारी और देवताओं के अस्तित्व के बारे में सोचने की जरूरत है कि कोई देवता मोटरसाइकिल पर चलता हुआ आपको नहीं दिखाई दे सकता और न कार में। वह जब हम उस युग का विवरण और ज्यादा पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि देवताओं का आविष्कार कैसे हुआ, देवता कैसे पैदा हुए। मनुष्य आग का आविष्कार कर चुका था। मनुष्य ने एक और आविष्कार किया, चक्के का आविष्कार किया। उसने देखा कि बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, उसको हिलाना है, सब लोग मिलके नहीं हिला पा रहे हैं, तो उसके नीचे लकड़ी उकड़ी डाल करके हिलाने की उसने कोशिश किया। आज भी बड़े लकड़ी के टुकड़ों को या बड़े मशीनों को नीचे से उत्तोलक डाल करके हिलाने की और बेलन डाल करके खिसकाने की आप देखते हैं। इस पद्धति पर उसने देखा कि लकड़ी के टुकड़े के ऊपर अगर किसी चीज को रख दिया जाए और उसको केवल ढकेल दिया जाए तो वो जब तक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर बनी रहती है तब तक लुढ़कती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, उसको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसने बड़े लकड़ी के कुंदे को काटते 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 ऐसा कुंदा तैयार किया जिसकी चौड़ाई कम होती गई और फिर ऐसे दो चक्कों को एक दूसरे से बांधने की कोशिश किया। बीच में क्या बनाया? बीम, धुरा। और जब दो चक्कों को उसने बांध लिया तो उसको आगे से उठा करके खींचने वाली उसकी कुछ गाड़ी नुमा चीज बनी। उसने देखा कि दो चक्कों से आगे की तरफ से उठा के खींचना पड़ता है। उसने कहा दो चक्के और लगाओ। ठीक है, तो चार चक्के की गाड़ी बनाई। तब किस चीज का आविष्कार हुआ? रथ का। रथ क्या था? कोई भी ऐसी सवारी जिसमें लकड़ी का चक्का लगा हो। देवताओं के पास लकड़ी के चक्के और घोड़े द्वारा खींचा जाने वाला रथ तो था, डनलप के टायर वाला और ट्यूब के अंदर भरी हुई हवा वाला। ट्यूब के अंदर भरी हुई हवा के सहारे तेज चलने वाला इंजन चालित रथ नहीं था, वो पशु चालित था। तो
जब लकड़ी का चक्का बन गया और आदमी ने जानवर को उसमें जोतना शुरू कर दिया, इस पूरे दौर को आप धीरे धीरे विकसित होते हुए मनुष्य को देखते चले जाइए। मनुष्य ने एक चीज और बनाई, नाव। कैसे बनाई? बड़ा सा पेड़ का टुकड़ा काटा, उसके अंदर आग जलाई, आग जला करके उसको खोखला किया, आग से जलाते 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 छीलते जलाते छीलते जलाते खोखला किया, और फिर पानी में तैर के जाने के बजाय नाव लेके जाना शुरू किया। स्पष्ट है? तो नाव का आविष्कार, चक्के का आविष्कार, आग का आविष्कार, इसके बाद इसके आसपास ही मनुष्य ने एक और आविष्कार किया। किस चीज का? अब उसके पास सब कुछ हो गया था, खेती भी थी, जानवर भी थे, दूध भी था, आग भी थी, मड़ई भी थी। अब किस चीज की जरूरत उसको थी? ना ना ना, खेती थी तो अन्न था। किस चीज की जरूरत थी? रहने के लिए रहता नहीं था, जंगल में ही मड़ई बना के रहना शुरू किया उसने। कपड़े की जरूरत नहीं थी, अभी कपड़े का आविष्कार नहीं था। चमड़े से और तरह तरह के चमड़े, समूर वाले चमड़े से लेकर के हल्के चमड़े तक उसने अपने लिए कपड़े की व्यवस्था करनी शुरू कर दी थी, ताकि मौसम से लड़ सके। जब उसको सर्दी लगती थी तो चमड़ा ओढ़ लेता था, और जब नहीं लगती थी तो उतार के रख देता था। उसको गर्मियों में धूप में अपने लिए कपड़े की कोई जरूरत नहीं थी। तो उसने किस चीज का आविष्कार किया? अब उसका काम किसके बिना नहीं चल रहा था? हाँ? नहीं, उसके पहले एक चीज उसने बनाई, उसने बनाया बर्तन। ठीक है, बर्तन बनाया। बर्तन बनाने के पहले भी तो आदमी कुछ खाता पीता रहा होगा। तो किस चीज में खाता था? पत्तों में, दोना में। और आदमी की खोपड़ी का जो ऊपरी हिस्सा है, उससे बढ़िया कटोरा मिलेगा कहीं? कपाल। क्लियर? तो आदमी किस चीज में पीता था? कपाल में। उसके अलावा पत्ते थे, दोना था। अब जब उसने बर्तन बनाया तो पहला बर्तन आदमी ने किस चीज का बनाया होगा? पहला बर्तन लकड़ी का बनाया। पहला बर्तन, हड्डी वाला बर्तन उसके पास प्रकृति ने दिया था, लकड़ी उसको उपलब्ध थी। अब वह बढ़िया पत्थर के हथियार और औजार, चाकू छुरी छिन्नी टाइप की चीजें बनाना शुरू कर चुका था। उसके लिए लकड़ी को तराशना आसान हो गया था। तो जो आदमी नाव बना सका, उसी आदमी ने लकड़ी के बर्तन भी बनाना शुरू किया। ठीक? उसके लकड़ी के बर्तन की एक कमी थी। क्या कमी थी? लकड़ी का बर्तन आग में जल जाता था। लकड़ी का बर्तन आग में जल जाता था। तब आदमी ने क्या किया? लकड़ी के बर्तन को आग से बचाने के लिए उसने उसको मिट्टी से छोपना शुरू किया। देखिए कैसे विकास हो रहा है। आज भी गांव में चूल्हे पर खाना बनाने वाली औरतें अपने बर्तन को जलने से बचाने के लिए नीचे से राखी लपेट देती, गीली मिट्टी
लगा देती। तो आदमी ने मिट्टी गीली करके लकड़ी के बर्तन को बचाने की कोशिश किया, और इसी प्रक्रिया के दौरान उसने एक अजीब आविष्कार कर डाला जिसने पूरी सभ्यता ही बदल दिया। उसने मिट्टी का बर्तन बना डाला। ठीक, मिट्टी का बर्तन, अपना हड्डी वाला बर्तन चाहे लकड़ी वाला बर्तन रखा, उसके ऊपर मिट्टी गीली करके छोपा। जब वो सूख गया तो दोनों अलग अलग हो गए। बहुत खुश हुआ कि अब एक बर्तन मिल गया उसको। उस बर्तन की भी एक कमी थी, उसमें कोई चीज रखिए, पानी रखिए तो गल जाएगा। मिट्टी के बर्तन की एक कमी थी कि वो गल जाता था। तब इस गलने और बनाने की क्रिया के दौरान कैसे उसको पका हुआ मिट्टी का बर्तन मिल गया, सोचिए। अचानक किसी आदमी का कोई बर्तन का टुकड़ा आग में गिला होगा, और जब निकला होगा तो वो ज्यादा मजबूत रहा होगा, तो सब लोग अपना अपना बर्तन बना करके आग में गिराना शुरू कर दिए होंगे। जैसे कच्चे गोश्त को जब पक्के गोश्त से खराब पाया तो सारे पहले जानवर को मड़ई बनाई, मड़ई के अंदर जानवर बंद किया, मड़ई को आग लगाई ताकि पका हुआ गोश्त मिल जाए। उसी तरीके से किसी का मिट्टी का कटोरा आग में गिरा होगा, और निकलने के बाद, आग बुझने के बाद दादा दादा जलती हुई आग, उसमें से निकालना मुश्किल। जब वो आग बंद हुई होगी, किसी तरह ठंडी हुई होगी, तो उसको उसका कटोरा जो मिला होगा वो ज्यादा मजबूत रहा होगा। तो आदमी ने आग जलाई होगी, उसमें ऐसे कटोरे बनाए होंगे, डाले होंगे, आग को बुझने दिया होगा, ठंडा होने दिया होगा, फिर निकाला होगा, देखा वाह। इस दौरान आदमी ने एक चीज बना दिया जो मैंने कहा कि अद्भुत आविष्कार हो गया। सांचे का आविष्कार हुआ, सांचा बना। सांचा क्या चीज? कोई भी चीज जिसको आप बनाते हैं, कोई भी बर्तन, कोई भी सामान, कुछ भी, आज की दुनिया में जो भी सामान बन रहे हैं वो एक डाई के माध्यम से, एक सांचे के माध्यम से, प्लास्टिक है, उधर से मशीन में से प्लास्टिक का दाना जाता है, इधर सांचा बना रहता है, डाई फिट रहती है, उसमें भरता है, और अलग अलग शेप की डाई अलग अलग तरह की चीजें बना देती है। तो आदमी ने सांचे का आविष्कार किया। स्पष्ट है? अब सांचे का आविष्कार हो जाने के बाद से उसके बर्तनों में विविधता आने लगी। जैसे सांचे की जरूरत थी वैसा सांचा बनाता था, जैसे बर्तन की जरूरत थी वैसा बर्तन बन जाता था। अब देखिए आदमी के पास क्या क्या चीजें हो गई, जिंदगी के लिए जरूरी सारी चीजें हो गई, पका करके खाने के लिए बर्तन भी हो गया। लेकिन आदमी के पास अभी उतने ही हाथ थे जितने उसके कबीले में थे, और एक कबीले से दूसरे कबीले की लड़ाई भी होती रहती थी। लड़ाई की वजह, लड़ाई की मूल वजह थी इलाका। हम अपना शिकार इतनी दूर तक कर रहे हैं, दूसरे कबीले वाले अपना शिकार इतनी दूर तक कर रहे हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, उनकी भी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। उतने इलाके में किए गए शिकार से काम चलने वाला नहीं है, इलाका फैलाना पड़ेगा, तभी और जानवर, तभी और फल मिल पाएंगे। मूल झगड़े की वजह यही थी। तब दो कबीलों में टक्करें होती थी। ध्यान दीजिए, अभी तक जीवन के विविध पक्षों के बारे में आपको बताया, अब युद्ध के बारे में। तो जब दो कबीले आपस में टकराते थे तो युद्ध का नेतृत्व कौन करता था? युद्ध का नेतृत्व कौन करता था?
सबसे बड़ा बुढ़ा, गलत, वो भी गलत। औरत। समाज मातृ प्रधान था, नेतृत्व किसका चलेगा, पुरुष का कि नारी का? नारी का। युद्ध में नेतृत्व कौन करेगा? जो रोज रोज के निर्णयों में नेतृत्व करेगा। अगर हर चीज का फैसला नारी कर रही है तो युद्ध में नेतृत्व भी उसी को करना है। स्पष्ट है? तो मातृ प्रधान आदिम कबीलाई समाज, चाहे पूरा पाषाणकालीन हो चाहे उत्तर पाषाणकालीन हो, इन दोनों कालखंडों में युद्ध का नेतृत्व मां के हाथों में था। और दो कबीले जो आपस में टकराते थे तो वो अपने गढ़े हुए पत्थर के और लकड़ी के मिले जुले हथियारों से लड़ते थे। उस लड़ाई के दौरान आग की मदद लेते थे। क्लियर है? अब युद्ध का परिणाम क्या होता था? युद्ध का परिणाम होता था कि कबीले के, पराजित कबीले के सारे इलाके पर विजेता कबीले का कब्जा हो जाता था। पराजित कबीले के सारे पशुओं पर विजेता कबीले के लोगों का कब्जा हो जाता था। लेकिन मनुष्य, चाहे युद्ध में भाग लेने वाला हो, चाहे छोटे बच्चे और अपनी उम्र जी चुके हुए एकदम जुलजुल बूढ़े हो, सभी मनुष्यों को युद्ध की समाप्ति पर, पराजित होने पर मर जाना पड़ता था। विजेता कबीला पराजित कबीले के सभी सदस्यों को आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध माने आमाने से बच्चे से बूढ़े तक सभी को मार डालता था। पत्थर पे पटक करके, पत्थर से कुचल करके, हथियारों से, या कबीले को हार जाने के बाद जब आग लगाता था तो उस आग में उठा करके लुका देता था। स्पष्ट है? यह दौर वह दौर था जब जिंदा रहने के लिए विजेता बनना जरूरी था। पराजित के जीने का कोई चांस नहीं था। पराजय माने निश्चित मृत्यु थी। इसलिए युद्ध के दौरान हर कबीला और कबीले का हर सदस्य अपनी पूरी ताकत लगा करके, अपनी पूरी ताकत लगा करके लड़ता था। कोई लड़ाई से भागता नहीं था। कायरता का कोई, कायरता शब्द क्या होता है इसके बारे में मनुष्य परिचित ही नहीं था। गद्दारी क्या चीज होती है इसके बारे में मनुष्य परिचित नहीं था। न कोई भगोड़ा था, न कोई गद्दार था। सभी एक दूसरे के साथ मिल करके लड़ते थे। स्पष्ट है? ये दोनों शब्द तब आए जब सभ्यता और ज्यादा विकसित हुई। अब एक लंबा चरण इस रूप में चलता है कि मनुष्य ने खेती करना शुरू किया, पशुपालन करना शुरू किया, नौका विहार करना शुरू किया, ठीक है, भोजन पकाना खाना शुरू किया, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करता रहा और पराजित कबीले को नेस्तनाबूद करता हुआ अपने इलाके को बढ़ाता रहा। कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा कबीला हो जिसके बगल में कोई बहुत बड़ा कबीला हो, बहुत सशक्त कबीला हो, तो कमजोर वाला कबीला क्या करेगा?
जब वह देखेगा कि उसके बगल का बड़ा कबीला लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है, तो कमजोर कबीले के लोग क्या करेंगे? सरेंडर माने मौत। सरेंडर की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। देयर वाज नो सरेंडर। समर्पण था ही नहीं। तो आदमी के पास दो लड़ने का दो तरीका था, केवल दो तरीका था। अरे या तो हाथ से लड़ता था या तो पैर से लड़ता था। अस्तित्व बचाने का, जिंदा रहने का दो ही तरीका था, या तो हाथ चलाओ या तो पैर चलाओ। क्लियर? पैर चलाओ माने क्या चलाओ? आग लगी है जंगल में, जंगल की आग भागती चली आ रही है, आदमी क्या करेगा? भागेगा। बाढ़ आ रही है उधर से सब कुछ डुबोती हुई, आदमी क्या करेगा? भागेगा। तो जब देखता था कि इस इलाके में अब रहना नामुमकिन है, जिंदा नहीं रह सकते, तो क्या करता था? पूरा कबीला ही प्रतिकूल परिस्थिति होने पर अपने जानवरों, अपने हथियारों, अपने बुड्ढों, अपने बच्चों और अपनी आग के साथ एक जगह से चल के दूसरी जगह जाके बसने की कोशिश करता था। क्लियर? ऊपर पहाड़ों में जब बर्फ जम जाती है तो पहाड़ों के लोग क्या करते हैं? नीचे आ जाते हैं, और जब बर्फ पिघल जाती है तो अपने जानवरों को लेकर के ऊपर चले जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आदमी उस दौर में जंगल, झाड़ी, पहाड़ छानता हुआ अपने लिए बेहतर जगह तलाशता हुआ, पूरा कबीला का कबीला स्थान परिवर्तित कर देता था, पैरों से लड़ता था, यानी भाग खड़ा होता था। एक आदमी नहीं भागता था, कायरता नहीं थी, एक आदमी भाग ही नहीं सकता था। क्यों? कि अकेले पड़ जाने का मतलब और बुरी मौत। कबीले में तो जिंदा रहने की पक्की गारंटी है, लेकिन उस दौर के आदमी के लिए सबसे बड़ी सजा क्या थी? उसको कबीले से भगा दिया जाए। जंगल में जाएगा, जंगली जानवर मार के खा जाएंगे। तो आप देखिए कि इस देश में मूल निवासी और आर्य, मध्येशिया माने हिमालय के उस पार, हिमालय के उस पार से चलते हुए आर्य कितने दर्रे हैं हिमालय में इधर लाने वाले आदमी को? बोलिए। 3 नाम? बोलन, खैबर और पता कीजिए, आप लोगों को जानकारी कम है। दर्रा 2 पहाड़ों के बीच में पतली 1-2 आदमियों के गुजर जाने भर की जगह। उन दर्रों से होता हुआ आदमी हिमालय से नीचे उतरता हुआ जो कबीला आया, वह कबीला अपने इलाके को छोड़ करके इस मैदानी इलाके में क्यों आया? क्योंकि वहां उससे भी जबरदस्त कबीला रहा होगा, जिसके चलते उसको भागना पड़ा होगा। ठीक है? इन भागने वालों में छोटे बच्चे और बुढ़े नहीं थे। आर्य जो आए तो उनके पास केवल घोड़े और जवान स्त्री पुरुष थे। जितने देवताओं की आप कल्पना पाते हैं, उन देवताओं में से कोई बच्चा और कोई बुढ़ा नहीं पाते हैं।
ये सभी के सभी जवान लोग हैं। इस मिथक को इस इतिहास से जोड़ने की कोशिश कीजिए। विकास क्रम में कौन सी स्थिति में आदमी अपनी जगह छोड़ता है और नई जगह पर आता है? तो निश्चित जब पिछली जगह पर रहना उसके लिए मुमकिन नहीं होता, नई जगह पर वो जब आएगा तो वहां पहले से मौजूद लोगों से उसको लड़ना पड़ेगा। तो आर्यों और अनार्यों के बीच में युद्ध, और उसी युद्ध को आप साहित्य में देवासुर संग्राम के रूप में देखते हैं। ठीक है? तो अब आदमी एक ऐसी स्थिति पर पहुंचा है जब उसने प्रकृति की शक्तियों का उपभोग करने के बाद संचय करना शुरू कर दिया है। पहले क्या था? मारो खाओ चलता बनो। उसके बाद क्या उसने किया कि कल मारे जाने के लिए कुछ को जुटा करके रखा। उसके बाद क्या हुआ? इतना इलाका घेर लो तो उसमें से मारने में सुविधा होगी। उसके बाद क्या हुआ? उस इलाके में खेती करो ताकि जानवरों को खाने के लिए बेहतर मिल सके। तब उसने देखा कि उस अनाज के दाने को आदमी खुद भी खा सकता है और इस तरह से भोजन की विविधता पैदा हुई। ठीक है? अब जब आदमी ने प्रकृति की शक्तियों को सीधे इस्तेमाल करने के बजाय रूपांतरित करना शुरू किया, प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों को सीधे उपभोग करने के बजाय मनुष्य ने क्या करना शुरू किया? उनको रूपांतरित करना शुरू किया, कच्चे को पकाना शुरू किया। तो उसने संचय करना शुरू किया। तो इस संचय को बढ़ाते जाने की इच्छा ने उसके सामने एक ऐसी आवश्यकता पैदा किया कि उसको जरूरत पड़ी कि ज्यादा से ज्यादा आदमी हों, ज्यादा से ज्यादा लोग हों तो ज्यादा से ज्यादा संचय हो सकता। ध्यान दीजिए, यह संचय किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं था, यह समूचे कबीले की संपत्ति था। दुर्दिन में समूचा कबीला मिलजुल करके उसका उपभोग करता था। ठीक? तब अतिरिक्त श्रम के लिए अतिरिक्त हाथ उसको चाहिए थे। वो कहां से मिलते? एक ही स्रोत था। अपने कबीले में जितने लोग पैदा होते थे, मरते थे, बचते थे, वो तो थे ही, वो तो चले आ रहे थे, उसमें कोई उसको सोचना नहीं था। जो पराजित कबीला था, पराजित कबीले के कार्य सक्षम आदमी, उन सबको किसी तरह अगर पकड़ लिया जाए और बचा लिया जाए तो वह अतिरिक्त हाथ बना दे सकते थे। एक छलांग लगती है मानवता की विकास यात्रा में, और पराजित कबीले को आबाल वृद्ध वध कर दिए जाने के बजाय काम करने लायक लोगों को बचाया जाना शुरू किया गया। स्पष्ट है? जो काम करने लायक नहीं थे वे, उनको क्या करते? मार देते। उनको कौन ढोएगा? तो दास व्यवस्था की शुरुआत हुई। आपने देखा, बैठ जाइए। मानवता की विकास यात्रा में
पहला चरण पूरा हुआ, एक स्टेज कंप्लीट हुई। आदिम कबीलाई मातृ प्रधान साम्यवादी समाज व्यवस्था का विकास अगली मंजिल में हुआ। विकास हुआ, पतन नहीं हुआ, और बेहतर समाज व्यवस्था बनी। महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास हुआ। तो उस व्यवस्था का नाम पड़ा दास व्यवस्था, स्लेव सोसाइटी। दास व्यवस्था माने एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मनुष्य ने मनुष्य को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर किया। इसके पहले मनुष्य ने जानवरों को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर किया था। वो पशुओं का स्वामी था। लेकिन मनुष्य से मनुष्य के बीच में काम करने वाले और काम कराने वाले का रिश्ता नहीं था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। सभी लोग स्वेच्छा से, सामूहिक रूप से, सबके हित के लिए, जिसमें उनका खुद का हित भी शामिल था, अपनी पूरी ताकत लगा के काम करते थे। और अब एक नई परिस्थिति पैदा हुई जब बिल्कुल उसी तरह का रूप, रंग, तौर तरीका, उसी प्रजाति का जीव, मनुष्य के अतिरिक्त कोई दूसरी प्रजाति ऐसी नहीं हुई जिसने अपनी प्रजाति के ही दूसरे सदस्य को, पशु जगत की कोई प्रजाति ऐसी नहीं हुई जिसने अपनी प्रजाति के किसी दूसरे सदस्य को अपना गुलाम बना करके उससे अपने लिए काम करवाया हो। यह मनुष्य ही था। और मानवता के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब आदमी ने आदमी को गुलाम बनाया, आदमी ने आदमी के ऊपर अपनी जबरदस्ती चलाई। और हम कहते हैं कि यह विकास की स्थिति थी। तो विकास कैसे? ये बात बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। किताबों में इसका जिक्र मुश्किल से ही मिलेगा। विकास इस रूप में था कि उत्पादित संचित संपत्ति और ज्यादा बढ़ रही थी। विकास इस रूप में था कि उत्पादन में संचय करने की प्रक्रिया में लगने वाले हाथ और ज्यादा बढ़ रहे थे। ठीक है। विकास इस रूप में था कि विजेता कबीले के पास हैंड्स बढ़े, संपत्ति बढ़ी। पराजित के लिए कैसे विकास था भाई? वो तो गुलाम बन गया, उसके लिए भी विकास था क्या? हाँ, उसके लिए भी विकास था। अभी तक हार जाने पर उसको मरना ही पड़ता था। अब उसके पास जिंदा रहने का तो चांस था। जिंदा तो बच गया, नहीं तो क्या होता था? गला काट के मार दिया जाता था। अब अगर वो जिंदा रहेगा तो वो कभी तो अपना बदला भी ले पाएगा। जिंदा रहेगा तो दोबारा किसी तरह से मौका पाएगा तो भाग जाएगा, तो अपने को आजाद भी कर पाएगा। तो उसके लिए प्रतिशोध की संभावना, फिर से स्वतंत्रता हासिल कर पाने की संभावना, ये दोनों बनी हुई रहने के कारण मारा जाने की तुलना में उसने दास बन जाना बेहतर समझा। क्लियर? आप देखें, दास बन जाना और मारा जाना, पराजित की यह दो ही नियति है।
इस पूरे इलाके में 2 जातियां थीं मूल निवासियों की। एक का नाम चमार, एक का नाम सियार। जब आर्यों और अनार्यों के बीच युद्ध हुआ, इस इलाके में हुआ, तो जो सियार थे उन्होंने लड़ के मर जाना पसंद किया, और जो चमार थे उन्होंने गुलाम बन जाना पसंद किया। ये सियार जाति के अस्तित्व के प्रमाण हैं। प्रमाण, एक बाजार है यहां पे, उसका नाम है कौन बाजार? सियरहा। एक जगह है उसका नाम है सियालकोट। दूसरी जगह है उसका नाम है सियालदह। और सियरहा के ही ठीक बगल में एक दूसरी बाजार है, उसका नाम है, दूसरी जगह का नाम पटवध। सियरहा के बगल में जो जगह है उसका नाम है पटवध। यानी सियरहा के लोगों का वध करके वो जमीन पाट दी गई लाशों से। तो स्पष्ट है? तो वह बहादुर लोग थे, उन्होंने लड़ करके मरना बेहतर समझा। उनकी तुलना में उन्हीं के साथ साथ उन्हीं के इलाके में रहने वाले इस इलाके के मूल निवासी, आर्यों से भिन्न निवासी, जिनसे लड़ करके ही आर्यों को इस इलाके पर कब्जा मिला, वो राजा चमुरी की संतान थे। चमार इसलिए उनको नहीं कहते कि वो चमड़े का काम करते हैं, चमुरी की संतान थे इसलिए चमार कहते हैं। चमड़े का काम तो उनको बाद में, गुलाम बन जाने के बाद तरह तरह के कामों में लगाया गया। उनमें एक काम था। स्पष्ट है? तो दास व्यवस्था विकास की एक और मंजिल पर मानवता की यात्रा के चढ़ जाने का नाम है। इसमें दोनों पक्षों को बेहतर सुविधाएं हासिल हुई, पराजित को भी और विजेता को भी। ठीक है? अब हम दास व्यवस्था के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आज इस पे चर्चा करें कि अगली बार करें? अगली बार करें। तो आज की चर्चा मानवता की विकास यात्रा में मातृ प्रधान आदिम साम्यवादी कबीलाई समाज व्यवस्था के दास व्यवस्था में विकास की कहानी तक सिमट गई, और अगली चर्चा हम दास व्यवस्था के बारे में करेंगे।